ये क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स टॉपिक का है। हम ये कह सकते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल के इस्तेमाल को बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर अगर लाइट ऐसे हम पढ़ाते तो ये हैं कि भाई कोई भी मीडियम हमें दे रखा है, अगर लाइट ऐसे जाती तो अनडेविएटेड होके निकल जाती है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में फ़र्क इस बात का है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से वहाँ तक वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसकी थिकनेस हमें डी दे रखी है और यहाँ से लाइट ऐसे आ रही तो अपन इसकी वेव फ्रंट ऐसे दिखाएंगे कि इसकी वेव फ्रंट ऐसी है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट प्रोपेगेट करती है। तो अब ये लाइट किस तरफ मुड़ेगी, ये बात आ रही है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि लाइट मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। इमर्जेंट बीम के संबंध में सवाल पूछा गया है और ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ऐसे लिखा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस ग्लास स्लैब का नीचे n1 है और ऊपर n2 है और ये लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली वेरी करने का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ से कोई भी हाइट y लेता हूँ तो y हाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मैं ऐसा लिखूँगा n1 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय h इंटू y, n2 बाय n1 डिवाइडेड बाय h इंटू y हो गया ये। तो इस तरह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेरी कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरी करने से क्या होगा कि हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो लाइट की स्पीड होती है v c बाय n, तो जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो n1 कम है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है, वहाँ की स्पीड कम है। तो जब तक कि यहाँ से वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा ये इससे बाहर जा चुका होगा। तो अगर हम इनके टाइम डिफरेंस के बारे में देखें किसी भी हाइट में, मैं अगला पेज में बताता हूँ इस बात को। इस तरह से देखो, जो लाइट यहाँ पर पहुँची और जो यहाँ से शुरू हुई, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इसको सेंटर मान करके ऐसे हम आर्क बनाते हैं वेव फ्रंट बनाते वक्त। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचा, तो उस समय तक ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था वो तो यहाँ पहुँच ही चुका था। इसके अलावा ये आगे भी आ जाएगा ऐसे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन में यूँ आएगा कि यहाँ पर मुझे एक स्फीयर बनाना पड़ेगा जिसकी जो रेडियस आएगी इस जगह पर, जो बची हुई टाइम के हिसाब से आएगी। तो यहाँ से अपन एक टेंजेंट बनाते हैं। तो यहाँ से मैं इसका इस तरह बनाऊँगा, यहाँ पर जो इसका वेव फ्रंट होगा उसका ऐसा बनाएंगे। तो ये वाला इसका एक तरह से निकल इमर्जेंट वेव फ्रंट होगा और इसके परपेंडिकुलर लाइट जाएगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, ये इस पे 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा, थीटा से डेविएट हो जाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं कि इसका विड्थ हमको दे रखा है d, इसको अलग अलग जगह पर स्पीड अलग अलग होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लगा वो अगर अपन निकालना चाहें तो यहाँ का टाइम हो जाएगा t2, डिस्टेंस ट्रेवल किया d, स्पीड था c बाय n2, तो ये आ गया n2d बाय c, इतना टाइम लग गया। अब इसको जो टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक t1, तो t1 की वैल्यू थी d अपॉन c बाय n1, तो ये हो गया n1d बाय c। तो n1d बाय c टाइम में तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसके बाद इसके पास टाइम कितना बच गया, यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे डेल्टा t, तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा t2 माइनस t1, क्योंकि n2 बड़ा है इसलिए टाइम में डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया n2 माइनस n1 d बाई सी। तो तब तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, c से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला आउटसाइड
डी नॉट मान लेते हैं इसको, तो वो सी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू डी। तो ये जो यहाँ से मैंने बनाया डायग्राम में, ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस बाहर वाली आ रही है इसकी, ये आ जाएगी हमारे पास N2 माइनस N1 इंटू डी। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, वो h दे रखा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h दे रखा है। वेव फ्रंट में ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, ये h हो गया और ये थीटा हो गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में से साइन थीटा आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डी बाय एच, या इसको येलो कलर से लिख देते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू डी बाय एच। ये जो एंगल हमारा जाने का आ रहा है, कितने एंगल से डेविएट हो रहा है ये हमको पता लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि जो डेविएट होने वाला एंगल है वो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये बात तो गलत हो गई, डिफ्लेक्ट तो ये करेगा। और कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, तो tan इनवर्स N2 माइनस N1 डी बाई एच आ रहा है। तो ये तो हमारा आंसर में नहीं आ रहा है, हमारा तो साइन इनवर्स में आ रहा है। और द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन N2 एंड माइनस N1, नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ N2 एंड N1। हाँ, ये बात तो सही है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, N1 N2 की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या डिफ्लेक्शन का एंगल tan इनवर्स में इस तरह से आ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये है। अगर हम tan थीटा लिखना भी चाहेंगे तो दूसरे तरह का आ जाएगा। तो दूसरे तरह का आ जाने से हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो आएगी, ये परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, N2 माइनस N1 इंटू डी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, हम ये लिख सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू डी माइनस का आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस N2 माइनस N1 डी बाय एच का स्क्वायर। हाँ नहीं, बाय एच नहीं आएगा, इसका स्क्वायर ही आ जाएगा, बस इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या ये उससे मिल रहा है? ये भी नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो जो हमारा आंसर आ रहा है उनमें से तो सिर्फ सी वाला बैठ रहा है, tan इनवर्स वाला जो आंसर है वो तो नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही सवाल है। यहाँ पर एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर दे रखा है जिसमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके पास वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड ये है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं v इंटू वी कैप, यानी कि एक तरह से वेलोसिटी वेक्टर के जो कंपोनेंट आ रहे हैं v इंटू √3/2 आई कैप और 1/2 जे कैप। आई कैप जे कैप को इन्होंने एक्स कैप वाई कैप दिया हुआ है। तो एक तरह से इस तरफ की वेलोसिटी तो इसकी हो गई √3/2 v और इस तरफ की वेलोसिटी हो गई v/2। तो क्वेश्चन में हमसे ये बता रखा है कि जब इसका डिस्टेंस, इस लूप का डिस्टेंस d की वैल्यू हो जाती है 4 सेंटीमीटर, यानी बाद का कोई टाइम जब ये इस वायर से इतना दूर चला जाता है कि ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाता है, इसकी खुद की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ तो 2 सेंटीमीटर है। तो उस समय इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वेलोसिटी √3/2 v इधर है और ऊपर की तरफ v/2 है।
तो हम ये जान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के अंदर करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इसकी इस तरफ चलने से, क्योंकि वायर के पैरेलल चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक है, तो इस वाली वेलोसिटी से तो इसमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इन दोनों एलिमेंट में जितना ईएमएफ पैदा होगा दोनों बैटरी आपस में कैंसिल कर जाएगी। परंतु यूँ चलने की वजह से ये जो एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो कम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऐसा आएगा। तो V है इस तरफ, B हमारी तरफ, तो V क्रॉस B से ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा। यानी इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम दिखाऊं तो ऐसा बन रहा है इस वाले लूप का ही। तो सर्किट डायग्राम में एक ईएमएफ का इधर बैटरी लग जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया, और एक बैटरी इधर लग जाएगा। दोनों एक ही तरफ होंगी पर B1 B2 में अंतर होगा। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B2। तो इसकी वजह से BVL की बैटरी लगेगी, तो B की जगह आ गया B1, V की जगह आ गया V/2 इंटू L, और ये हो गया B2 V/2 इंटू L, और इसका रेजिस्टेंस R हो गया। करंट इस तरह से आ जाएगा I ऐसा। तो हमारा जो करंट का कैलकुलेशन है वो आ जाएगा B1 माइनस B2 V/2L डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें तो V कैलकुलेट करना है, तो V कैलकुलेट करने के लिए अब B1 B2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो B1 की वैल्यू है म्यू नॉट, अब जो इसका करंट है, देखो ये वाला I तो करंट इस वाले लूप का है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है, और जो B पैदा कर रहा है वो 10 एम्पियर वाला करंट है। तो म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2 पाई, R की जगह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ऐसे B2 की जगह रखेंगे तो म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2 पाई, अब डिस्टेंस उसका 8 हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम जानते हैं कि म्यू नॉट, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में I की जगह पर। तो I की जगह पर तो अपन रख देंगे 10 माइक्रो एम्पियर का करंट आया, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अब B1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें से ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा। B1 माइनस B2 करेंगे तो ये 8 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2 पाई, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ये तो B1 माइनस B2 का वैल्यू आ गया, और फिर V/2 और L की वैल्यू हमें दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अब इसमें से अपन को सॉल्व करके V निकालना है। तो यहाँ से हमें ये पता है कि ये वाला 2 इस वाले को देता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -6। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, तो ये 10 की पावर -7 आ गया, इंटू 10 इंटू V, है ना, ये वाला 2 इसके साथ हमने ले लिया था। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 काट दिया, 2 से 8 काट करके 4 हो गया, 4 हो गया। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 और 10 मल्टीप्लाई ओवर के 10 की पावर -6 हो जाएगा। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट जाएगा, तो यहाँ से 10 की पावर -6 कट गया, और यहाँ पर अपन ने कोई वैल्यू जो रखने में BVL/2 अपॉन रेजिस्टेंस रखना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू रह गई एक, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो ये 0.1 आ गया, तो यहाँ पर एक 0.1 और आ जाएगा। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो उसको सॉल्व करने से V की वैल्यू 4 आ गई। तो 4 से अपन इसको चलाएंगे 4 मीटर पर सेकंड से, तो जो अपना रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। तो यहाँ रख देंगे 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है।